हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग एक ही लेक्चर में गवर्नर जनरल्स एंड वाइस रॉयस देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने आप लोग को रिवॉल्ट ऑफ 1857 और बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बारे में वीडियो में समझाया था। तो वो वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो आई बटन में मिल जाएगा। तो मेरा नाम है अविनाश पटेल और अविनाश पटेल 0007 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेट्स स्टार्ट लर्निंग। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1773 उसमें रेगुलेटिंग एक्ट आया था। तो 1757 से 1774 तक का टाइम जो था गवर्नर ऑफ बंगाल का टाइम, तब गवर्नर ऑफ बंगाल की पोस्ट चलती थी। और पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो आप लोग को ये याद रखना है कि पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद आता है 1784, तब कौन सा एक्ट आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। 1774 से लेकर 1833 का जो पीरियड रहता है, तब कौन सी पोस्ट आती है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तभी जो कंट्रोल रहता है ब्रिटिशर्स का, वो बंगाल तक सीमित रहता है। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स, राइट। उसके बाद आता है 1833, चार्टर एक्ट आता है 1833 में। 1833 से लेकर 1857 का टाइम जो रहता है वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का रहता है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि 1857 में ओवरऑल इंडिया में ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ जाता है और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है वो बेंटिक रहता है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि पहला गवर्नर जनरल इंडिया का कौन था? बेंटिक। उसके बाद है 1858। 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है। तो आप लोग को पता है कि 1857 के रिवॉल्ट के बाद पूरा जो कंपनी का जो कमान था वो किसने ले लिया था? ब्रिटिश ने जो वहाँ के जो रानी थे उसने ले लिया था। तो 1858 से 1947 का जो टाइम था, तभी वाइस रॉय ऑफ इंडिया की पोस्ट आई थी। पहला वाइस रॉय ऑफ इंडिया कौन था? कैनिंग था। उसके बाद 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है। तो 1947 से 1950 तक का टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की पोस्ट थी। तो यह जो पोस्ट थी उसमें पहला जो गवर्नर था वो कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया माउंटबेटन था, राइट। उसके बाद माउंटबेटन थोड़े टाइम के बाद चला जाता है, तो कौन बनता है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सी राजगोपालाचारी बनता है। ये भी आप लोग को याद रखना है माउंटबेटन के बाद। तो एक ही ऐसा भारतीय था जो गवर्नर जनरल की पोस्ट लेकर बैठा था, सी राजगोपालाचारी। तो आप लोग ने ये सब देख लिया। इसमें आप लोग को खाली कौन सी पोस्ट थी और वो पोस्ट पे पहला कौन था ये सब याद रखना है। गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? बेंटिक। वाइस रॉय ऑफ इंडिया कैनिंग। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया माउंटबेटन। अगर ब्रिटिशर्स पूछे तब माउंटबेटन, इंडियन पूछे तो सी राजगोपालाचारी। अभी वन बाय वन हम लोग वाइस रॉयस देख लेते हैं कि वो लोग ने कौन सा क्या काम किया था। रॉबर्ट क्लाइव को देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव का टाइम था 1757 से 1774 तक का। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिशर्स को वहाँ पे ब्रिटेन में पैसा नहीं भेजा होगा, इसीलिए उसको 1774 तक ही रहने दिया और निकाल दिया था। तो उसने क्या काम किया था? ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। ड्यूअल गवर्नमेंट उसने रखी थी, उसका नाम भी था निज़ामत और दीवानी। ये दो नाम से चलती थी उसकी ड्यूअल गवर्नमेंट। उसने 2 दीवान, डेप्यूटी दीवान अपॉइंट किए थे, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग को याद रख लेना है। तो कौन से एरिया में किसको रखा था वो याद रखना है। तो बंगाल में एमडी रजा को रखा था और बिहार में राजा सीताब रॉय को रखा था।
आगे देखते हैं। उसके बाद कौन आया था? उसके बाद आया था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 1785 तक रहा था। तो वॉरेन हेस्टिंग एक ऐसा बंदा था कि इसको इम्पीचमेंट भी हुई थी, क्योंकि इसने भी गलत काम किया होगा, पैसे दिए ही नहीं होंगे वो लोग को, इसीलिए। तो उसने क्या किया था कि ड्यूअल सिस्टम थी उसको एबोलिश किया था। जो रॉबर्ट क्लाइव लाया था वो ड्यूअल गवर्नमेंट की सिस्टम को एबोलिश कर दिया था, और फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल विथ विलियम जॉन्स इन 1784। तो विलियम जॉन्स के साथ मिलकर फाउंडेड एशियाटिक सोसाइटी का फाउंडेशन किया था, राइट। उसको पहला ऐसा वो वहाँ का वाइसरॉय था जिसको इम्पीचमेंट हुई थी, वो था कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद उसने दूसरा काम क्या किया था? राइट इंट्रो फॉर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गीता बाय चार्ल्स विकलिंग्स। तो गीता का इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया था? चार्ल्स विकलिंग्स ने, लेकिन उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो किसने लिखा था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और एक दूसरा काम किया था कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट इन 1774। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में स्टार्ट हुई थी 1774 में। एंग्लो मराठा वार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1775 के टाइम में स्टार्ट हुआ था, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम में हुआ था। उसके बाद कौन आता है दोस्तों? उसके बाद आता है कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस का टाइम है 1786 से 1793। कॉर्नवालिस एक ऐसा बंदा था, वो एक परमानेंट सेटलमेंट की लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया था 1793 में। उसमें वो करता ऐसा था कि उसने मनसबदार रखा था, मनसबदार को बोल देता था कि इतना पैसा मुझे चाहिए, तो उतना पैसा उसको देना ही पड़ता था। बाकी वो जितना भी फार्मर से वसूले वो ले सकता था मनसबदार, लेकिन उसको जितना मानो कि 50 रुपये मांगा तो 50 रुपये उसको कंपलसरी देना ही पड़ता था। तो ये एक्सप्लॉयटेशन की हद को इसने क्रॉस कर दिया था। उसके बाद न्यू पॉलिसी सिस्टम 1791 में लाया था। फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इसको बोला जाता है, फादर बोला जाता है। संस्कृत कॉलेज इन बनारस 1791 में किसने स्टार्ट किया था? जोनाथन डंकन ने, लेकिन किसके समय में? कॉर्नवालिस के समय में। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आता है जॉन सॉरे। जॉन सॉरे ने इतना ज़्यादा टाइम नहीं निकाला था, 1793 से 1798 तक रहा था। बैटल ऑफ खरदा हुआ था इसके टाइम में। वो किसके बीच में हुआ था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के बीच में हुआ था, राइट। तो ये भी आप लोग को याद रखना है। उसके बाद आता है वेलेस्ली। तो वेलेस्ली 1798 से 1805 तक रहता है। तो उसने पहला तो सब्सिडियरी अलायंस लाया था, वो पिछले लेक्चर में आप लोग को मैंने समझाया था कि सब्सिडियरी अलायंस किसको बोलते हैं। तो 1798 में सब्सिडियरी अलायंस इसने दाखिल किया था। उसके बाद ये जो उसकी सब्सिडियरी अलायंस थी उसको पहले किसने एक्सेप्ट किया था? निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने फर्स्ट एक्सेप्ट किया था। वो खुद को बंगाल टाइगर बोलता था, खुद को वाघ बोलता था, वाघ कि मैं वाघ हूँ बंगाल का। तो ये भी आप लोग को याद रखना है कि खुद को ऐसे टाइगर भी बोलते हैं, वैसे तो मैं भी कुछ भी बोल सकता हूँ मेरे लिए। तो वैसा ये बोल रहा था। उसके बाद आता है हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स रहा था 1813 से 1823 तक। उसमें एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है, मिलिट्री ऑपरेशन पिंडारिस के साथ। वो आप लोग को याद रखना है कि पिंडारिस के साथ मिलिट्री ऑपरेशन किसके टाइम में हुआ था? तो हेस्टिंग्स के टाइम में। ये हेस्टिंग्स और वॉरेन हेस्टिंग्स ये दोनों अलग है, आप लोग को याद रखना है। उसके बाद 1818 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनती है। तो 1818 में ऑल इंडियन टेरिटरी एक्सेप्ट पंजाब एंड सिंध किसके कंट्रोल में आ गया था? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था। तो बहुत बड़ा पूरा इंडिया कंट्रोल में ले लिया था ब्रिटिशर्स ने 1818 आने तक में। उसके बाद कौन आता है? विलियम बेंटिक आता है। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 तक टिकता है। उसने क्या किया था? एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को नाबूद किया था 1829 में। किसके साथ मिलकर? राजा राम मोहन रॉय के साथ। अकेला नहीं कर सकता था क्योंकि
यहाँ पे इंडिया की आबादी थी वो इसको इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती थी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता, फर्स्ट मेडिकल कॉलेज किसने बनाई थी? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक के समय में मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। थर्ड नंबर पे है इन हायर कोर्ट पर्सियन वॉज रिप्लेस्ड बाय इंग्लिश। तो पर्शियन लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में रिप्लेस किया था एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो पर्शियन पहले चलती थी, उसको इंग्लिश में हाई कोर्ट में रिप्लेस किया गया था। किसके समय में? वो विलियम बेंटिक के समय में। उसके बाद कौन आता है? मेटकाफ। मेटकाफ का टाइम में 1835 से 36 तक। आप लोग को टाइम नहीं याद रखना है, लेकिन इसके इम्पोर्टेंट जो वर्क्स हैं वो याद रखने हैं। तो रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस, ये प्रेस पे जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस लगाए गए थे पिछले अंग्रेज वाइस रॉयस या गवर्नर्स द्वारा, तो वो सब हटाए गए थे। लिबरेशन हुआ था इसका, तो इसको प्रेस लिबरेटर बोलते हैं मेटकाफ को। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद कौन आता है? डेलहाउसी। डेलहाउसी का टाइम 1846 से 1856 तक का। तो उसकी एक नीति थी खालसा नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डेलहाउसी लाया था। हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, आप लोग पिछला लेक्चर देख लेना अगर नहीं देखा हो तो। सेकंड है फर्स्ट रेलवे लाइन इसने डाली थी। कहाँ पे डाली थी? बॉम्बे और थाने के बीच में 1853 में। टेलीग्राफ लाइन भी लाया था कलकत्ता और आगरा के बीच में 1856 अराउंड में। उसके बाद PWD भी इसने स्टार्ट किया था। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी इसके टाइम में स्टार्ट हुआ था, इंडियन सिविल सर्विसेज। इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की भी फर्स्ट जो इंजीनियरिंग कॉलेज थी वो रुड़की में इसने स्टार्ट की थी। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट लाया था 1856 में। वो भी अकेला नहीं ला सकता था, उसको इतना सपोर्ट नहीं मिला था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सपोर्ट से विडो रीमैरिज एक्ट भी लाया था। उसके बाद आता है कैनिंग। कैनिंग को आप लोग जान सकते हो कि कैनिंग को 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, उसके बाद बेचा गया था। तो किया दूसरे ने था, लेकिन भुगतना इसको पड़ा था। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद आया था स्लेवरी डिक्लेयर्ड इलीगल। कैनिंग ने स्लेवरी इलीगल डिक्लेयर किया था, और इसने जेम्स विल्सन था उसको अपॉइंटमेंट दिया था फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर। और अभी हम लोग ने जो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था, उतने टाइम तक के जो भी वाइस रॉयस जो भी व्हाटएवर आए थे यहाँ इंडिया में, तो वो लोग को देख लिया इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग याद रखने के लिए ये सीक्वेंस याद रख सकते हो। क्लाइव जो आया था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। हेस्टिंग्स आया था, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। उसके बाद कॉर्नवालिस आया था। उसके बाद जॉन सोरे आया था। उसके बाद वेलेस्ली। उसके बाद हेस्टिंग्स। उसके बाद बेंटिक अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। उसके बाद मेटकाफ आया था। उसके बाद डेलहाउसी। उसके बाद कैनिंग वाइस रॉय ऑफ इंडिया था फर्स्ट। तो उसको याद रखने के लिए लास्ट दोनों साइड आर लिख देने का और HBCM लिखने का। तो RHBCMR ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला है। तो क्लाइव टू राजगोपालाचारी आप लोग को याद रह जाएगा। तो पहला आर का मीनिंग होता है रॉबर्ट क्लाइव, H का मीनिंग हेस्टिंग्स, उसके बाद होता है बेंटिक, उसके बाद होता है अपना कैनिंग। तो हम लोग ने कैनिंग तक पढ़ लिया है। उसके बाद अपना माउंटबेटन और राजगोपालाचारी। तो ये 1857 से लेकर 1947, तो आप लोग ने ऊपर पहले ही देखा था, पहले मैंने आप लोग को दिखाया था कि 1757 से लेकर 1947 का जो टाइम है 200 साल का, वो ब्रिटिशर्स का था। तो ये 200 साल में ब्रिटिशर्स ने क्या किया था वो हम लोग को जानना है। तो अभी 1857 तक का हम लोग ने देखा, तो बाकी की स्टोरी जो 1947 तक की है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, उसमें क्या हुआ था वो। तो आप लोग की कहानी जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा और आप लोग को याद भी रह जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में लिखना कैसा लगा उसके बारे में। और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन
मिल जाए तो आप लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।